26 करोड़ रुपए सुनकर एक बहुत बड़ी रकम लगती है ना। सच कहा जाए तो ये एक ऐसी रकम है जो सूरत के एक लेगेसी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर के लिए ग्लोबल लेवल पर नए दरवाजे खोलने का दम रखती है। आज के इस विश्लेषण में हम हरिकंता ओवरसीज लिमिटेड के इस नए एसएमई आईपीओ के सोर्स मटेरियल की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि इस फाइनेंशियल मूव के पीछे आखिर क्या कहानी है। इस एक्सप्लेनर में हम ऑब्जेक्टिवली इस टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर के कॉर्पोरेट फीचर्स, इनकी फाइनेंशियल हेल्थ और मार्केट स्ट्रैटेजीज को डिकोड करेंगे। पूरा फोकस स्ट्रिक्टली फैक्ट्स और डेटा पर रहेगा ताकि इस बिजनेस मॉडल की एकदम क्लियर तस्वीर सामने आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से आज के रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बीएसई एसएमई आईपीओ का स्ट्रक्चर, फिर हरिकंता का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इनकी सालों पुरानी टेक्सटाइल लेगेसी, फाइनेंशियल हेल्थ और आखिर में उन मैक्रो ट्रेंड्स की बात करेंगे जो इस पूरी ग्रोथ को तेज कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, द बीएसई एसएमई आईपीओ। आइए इस ऑफरिंग के डिटेल्स पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये बुक बिल्डिंग आईपीओ 20 मई 2026 को ओपन होगा और 22 मई को क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड 91 से 96 रुपए के बीच तय किया गया है और लॉट साइज है 2400 शेयर्स का। ये लगभग 26.7 लाख इक्विटी शेयर्स का एक पूरा फ्रेश इशू है जो सीधे बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। एक पुरानी अनलिस्टेड कंपनी का इस तरह पब्लिक मार्केट्स में आना ये साफ दिखाता है कि एक्सपेंशन के लिए कैपिटल रेस करना अब कितना जरूरी हो गया है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द हरिकंता प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। चलिए अब एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशंस और सूरत की उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं। अगर इनके कपड़ों की रेंज पर नजर डाली जाए तो इनका पोर्टफोलियो काफी विविध है। ट्रेडिशनल इकाद से लेकर मॉडर्न पॉलीलिनन तक सब कुछ यहाँ बनता है। ये कंपनी खासतौर पर ट्रेडिशनल और एथनिक वेयर सेगमेंट पर फोकस करती है, चाहे लेडीज के लिए साड़ीज और ड्रेस मटेरियल्स हों या मेंस कुर्तास के लिए स्पेशल फैब्रिक्स। इनके सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर्स फैशन इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। और हाँ, इनका सबसे बड़ा प्रोडक्शन वॉल्यूम खासतौर पर साड़ीज बनाने में जाता है, जिसकी डिमांड हमारे देश में हमेशा हाई ही रहती है। इन सब में इकत और धुपियोन जैसे फैब्रिक्स को थोड़ा समझना जरूरी है। इकत को उसके ट्रेडिशनल रेजिस्ट डाइड पैटर्न्स के लिए जाना जाता है और ये कैम्बोडिया जैसे एशियन मार्केट्स में इनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ धुपियोन एक बहुत ही शानदार टेक्सचर मटेरियल है जो मेंस अपैरल के लिए काफी पसंद किया जाता है। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स साफ दिखाते हैं कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी और ग्लोबल एक्सपोर्ट की ताकत कितनी मजबूत है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, अ जेनरेशनल टेक्सटाइल लेगेसी। आखिर गोटावाला परिवार ने इस बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाया कैसे? ये हिस्टोरिकल टाइमलाइन इस बिजनेस के बनने की पूरी कहानी कहती है। बात है 1997 से पहले की, जब लेप श्री हरिवर्धन और कमलेश गोटावाला ने एक छोटे से घर से मैनुअल पावर लूम्स पर काम शुरू किया था। फिर 1997 में नीलेश गोटावाला ने आगे आकर ऑपरेशंस को स्टेबलाइज किया। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2018 में आया, जब ग्लोबल ट्रेड के लिए हरिकंता ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन हुआ। यानी एक छोटे से कमरे से शुरू हुई वही मैनुअल जर्नी आज 2026 में एक फॉर्मलाइज्ड कॉर्पोरेट एंटिटी बन चुकी है जो अब पब्लिक कैपिटल रेज करने जा रही है। लेकिन जब नई पीढ़ी आती है तो नए आइडियाज भी लाती है। करंट लीडरशिप में मैनेजिंग डायरेक्टर हार्दिक गोटावाला और होल टाइम डायरेक्टर अभिषेक गोटावाला शामिल है। इस नई जनरेशन ने बिजनेस में फ्रेश आइडियाज, मॉडर्न एनर्जी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर जोर दिया। नतीजा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्ट्स में वैरायटी आई और एक पुराना ट्रेडिशनल वीविंग सेटअप बिल्कुल एक मॉडर्न टेक्सटाइल एंटरप्राइज में बदल गया। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस। आखिर डेटा क्या कहता है? तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात इन नंबर्स को कंपेयर करने पर मिलती है। अगर हम मार्च 2025 और नवंबर 2025 के फिगर्स को देखें तो ग्रोथ एकदम क्लियर है। एसेट्स 23.12 करोड़ से सीधा 32.51 करोड़ पर पहुंच गए। हालांकि नवंबर तक की टोटल इनकम 26.28 करोड़ थी, जो कि पिछले पूरे साल के 35.50 करोड़ के मुकाबले एक छोटा टाइम फ्रेम है। लेकिन सबसे अहम नंबर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट जो पहले 4.47 करोड़ था, वो सिर्फ इन 8 महीनों में बढ़कर 5.09 करोड़ हो गया। ये एक्सपेंशन सीधे तौर पर बताता है कि ऑपरेशंस कितने एफिशिएंट हो गए हैं। और अगर नेटवर्थ की बात करें तो उसका ग्राफ भी लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है।
मार्च 2025 में नेटवर्थ 13.79 करोड़ थी, जो आईपीओ आने से ठीक पहले नवंबर 2025 तक बढ़कर 18.77 करोड़ पर पहुंच गई। ये सॉलिड ग्रोथ कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन को साबित करती है और इनके ऑपरेशन से एक्चुअल इक्विटी जनरेट हो रही है, जो किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होता है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, मैक्रो ट्रेंड्स एंड स्ट्रैटेजीज। आखिर इन 26 करोड़ रुपयों का होगा क्या? इसके 4 मेन प्लान्स हैं। पहला, फैक्ट्री के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा, नई मशीनरीज खरीदना। तीसरा, डे टू डे काम के लिए वर्किंग कैपिटल। और चौथा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। ये 4 स्टेप्स साफ इशारा करते हैं कि पूरी स्ट्रैटेजी का मेन गोल अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को स्केल करना और सप्लाई चेन को और भी ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनाना है। और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है? मार्केट का स्केल सच में विशाल है। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और FY26 तक इसके $190 बिलियन को छूने का अनुमान है। सूरत की बात करें तो वहां शैडोफैक्स जैसी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हर दिन 10 लाख ऑर्डर्स प्रोसेस कर सकती हैं। इसके अलावा देश का रॉ सिल्क प्रोडक्शन बढ़कर 28,000 मेट्रिक टन्स के पार जा चुका है। ये सारे मैक्रो इंडिकेटर्स सूरत के मैन्युफैक्चरर्स के लिए कमाल का माहौल बना रहे हैं। और इस तेजी को और हवा दी है यूनियन बजट 2025-26 ने। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के बजट में सीधा 19% का बड़ा उछाल आया है। लेकिन जो एक चीज हरिकंटा जैसी कंपनीज के लिए मास्टर स्ट्रोक है, वो है एडवांस्ड शटललेस लूम से कस्टम्स ड्यूटी का हटाया जाना। सरकार का ये डायरेक्ट सपोर्ट MSMEs की बहुत बड़ी मदद करेगा, ताकि उनके इंपोर्ट कॉस्ट्स कम हो, मशीनरीज मॉडर्न हो सकें और वो ग्लोबल लेवल पर पूरी ताकत के साथ टक्कर दे सकें। अगर इनके बिजनेस मॉडल को कंट्रास्ट किया जाए तो आज की तारीख में कंपनी बहरीन, सिंगापुर, कैम्बोडिया और थाईलैंड जैसे देशों में अपना माल भेज रही है। लेकिन आने वाला वक्त एक अलग ही लेवल की तस्वीर दिखा रहा है। मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रपोज्ड FTI आने से ग्लोबल ब्रांड्स की एंट्री होगी, जिससे ग्लोबल वैल्यू चेन इन्वेस्टमेंट्स में जबरदस्त तेजी आने की पूरी उम्मीद है। इन लेगेसी मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये वाकई में एक गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। जो आज के इस विश्लेषण के आखिरी लेकिन सबसे जरूरी और सोचने वाले सवाल पर लाता है। जैसे जैसे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री $190 बिलियन के विशाल लक्ष्य की तरफ दौड़ लगा रही है, क्या ये ट्रेडिशनल और लेगेसी मैन्युफैक्चरर्स इस नए पब्लिक कैपिटल का बिल्कुल सही ढंग से इस्तेमाल करके ग्लोबल मार्केट में अपना बड़ा शेयर कैप्चर कर पाएंगे? ये IPO उसी आने वाले बड़े बदलाव की एक छोटी लेकिन बहुत ही अहम कड़ी है, जिस पर आने वाले वक्त में नजर रखना सच में काफी दिलचस्प होगा।